नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविध देश, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां, इतनी परंपराएं, ये सब एक साथ मिलकर आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। भारत के उस संवैधानिक खाके को समझेंगे जो शक्ति का एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प संतुलन बनाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। भाई, एक पूरे उपमहाद्वीप को आप एक कैसे करेंगे जहां सैकड़ों भाषाएं हों, हजारों तरह की मान्यताएं हों? ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं थी। 1947 में हमारे देश को बनाने वालों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और उनका जवाब था एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार। भारत को एक देश की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रों के राष्ट्र के रूप में देखना। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस शानदार आइडिया को हकीकत में कैसे बदला। इसको समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। भारत को मान लीजिए एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग में हर परिवार यानी हमारा हर राज्य अपने अपने फ्लैट को अपने हिसाब से चलाता है ना? लेकिन जो पूरी बिल्डिंग की चीजें हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गई, पानी, बिजली, वो कौन देखेगा? वो देखेगा सेंट्रल मैनेजमेंट यानी हमारी केंद्र सरकार। बस पावर को बांटने का यही तो मूल आइडिया है। इस विचार को जो संवैधानिक नाम दिया गया वो है संघवाद या फेडरलिज्म। यही वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिस पर भारत की पूरी शासन व्यवस्था की इमारत खड़ी हुई है। तो ये फेडरलिज्म आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर बंटी हुई होती है। सारी की सारी शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं होती, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच साफ साफ उसका बंटवारा होता है। एक तरह से टीमवर्क जैसा है। यहाँ पर दो अलग अलग मॉडलों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है संघीय प्रणाली, जहाँ पावर शेयर होती है, राज्यों को अपने फैसले लेने की आज़ादी होती है। और दूसरी तरफ है एकात्मक प्रणाली, जहाँ सारी की सारी पावर सेंटर के पास होती है और बाकी सब बस उसके आदेश मानते हैं। अब भारत ने समझदारी दिखाते हुए पहला वाला रास्ता चुना, संघीय प्रणाली वाला। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। तो ये जो पावर शेयरिंग का पूरा ढांचा है, ये आखिर किन खंभों पर टिका है? आइए भारतीय संघवाद की इन 5 मुख्य विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी खंबा है दोहरी राज व्यवस्था। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हम पर 2 सरकारें शासन करती हैं। एक पूरे देश के लिए दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और दूसरी हर राज्य के लिए उस राज्य की राजधानी में बैठी राज्य सरकार। दोनों के अपने अपने काम और अधिकार क्षेत्र तय हैं। अच्छा, तो ये शक्ति बंटी कैसे है असल में? देखिए, संविधान ने 3 लिस्ट बनाई हैं, बड़ी सीधी साधी। पहली है संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है, जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति, ये सब। दूसरी है राज्य सूची। इस पर राज्य सरकारें काम करती हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, खेतीबाड़ी। और फिर आती है समवर्ती सूची। यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा का मुद्दा। तीसरा स्तंभ है हमारा लिखित संविधान। ये एक रूल बुक की तरह है। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि किसकी क्या पावर है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। इससे ये पक्का होता है कि कोई अपनी हद से बाहर ना जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहीं से हम आते हैं चौथे स्तंभ पर, संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब है कि देश में संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या किसी राज्य की, इस रूल बुक से ऊपर नहीं है। सबको इसके बनाए नियमों को मानना ही पड़ेगा। और 5वां स्तंभ है एक आजाद न्यायपालिका। सोचिए, अगर केंद्र और राज्यों के बीच पावर को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो फैसला कौन करेगा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल रेफरी की भूमिका में आता है। वो ये पक्का करता है कि खेल संविधान के नियमों के हिसाब से ही खेला जाए। तो अब तक जो भी हमने बात की, उसे सुनकर तो यही लगता है कि अरे वाह, ये तो एक पक्का फेडरल सिस्टम है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ यहीं पर है। असल में भारतीय व्यवस्था का जो तराजू है ना, वो थोड़ा सा केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इसी को कहते हैं यूनिटरी टिल्ट। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर टकराव की स्थिति आ जाए तो आखिरी बात किसकी मानी जाएगी? असल में बॉस कौन है? यहाँ कुछ वजहें हैं कि क्यों केंद्र ज्यादा पावरफुल है। देखिए, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। पैसों के मामलों में केंद्र का कंट्रोल ज्यादा है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और सबसे बढ़कर इमरजेंसी लगाने की शक्ति।
ये सारी चीजें पावर के बैलेंस को केंद्र की ओर झुका देती हैं। और इस झुकाव का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल उदाहरण क्या है? इमरजेंसी के प्रावधान। जरा सोचिए, जैसे कोई स्विच दबा दे और हमारा पूरा का पूरा संघीय ढांचा, जो शक्तियों के बंटवारे पर टिका है, वो एकात्मक बन जाता है। मतलब जब देश में इमरजेंसी लगती है तो केंद्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो राज्यों के मामलों पर भी सीधे कानून बना सकता है। सारा कंट्रोल, सारी कमान केंद्र के हाथ में आ जाती है। ये जो मशहूर कहावत है ना, ये भारत की इसी दोहरी प्रकृति को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। भारतीय संविधान रूप में तो संघीय है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। ये एक लाइन पूरी कहानी कह देती है। तो आखिर में ये सब एक संतुलन बनाने की बहुत ही सोची समझी कोशिश है। ये एक ऐसा अनोखा डिजाइन है जो संघवाद और एकात्मकता दोनों की खूबियों को मिलाकर देश की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। ये बार चार्ट साफ तौर पर दिखा रहा है कि पावर का बैलेंस असल में है किधर। हालांकि राज्यों के पास अपनी काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन केंद्र का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसा ही डिजाइन किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा अनोखा मॉडल बनाया ही क्यों गया? क्योंकि संविधान बनाने वालों का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए एक मजबूत केंद्र का होना बेहद जरूरी है। साथ ही इतनी ज्यादा क्षेत्रीय विविधता को संभालने और देश पर आए किसी भी संकट के समय तेजी से फासले लेने का ये एक तरीका भी था। तो जाते जाते हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि शक्ति का ये जो अनोखा संतुलन है, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है जो इसे हर मुश्किल में एक साथ बांधे रखती है, या फिर ये केंद्र और राज्यों के बीच लगातार चलने वाले तनाव की एक वजह है? सच कहूं तो इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। और यही चीज तो भारतीय लोकतंत्र को इतना जिंदा दिल और इतना दिलचस्प बनाती है।